मैं कम इन सर? यस। वही गुड आफ्टरनून ऑनरेबल चेयरमैन सर, रिस्पेक्टेड मेंबर्स। आपका नाम हुआ शिवम प्रतीक। थैंक यू सर। यस सर। आपने ग्रेजुएशन किया सिविल इंजीनियरिंग में, जी सर। एमटेक भी किया? नहीं सर, बस नहीं ग्रेजुएशन। किया। और ऑप्शनल क्या है आपका? हाँ, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस। जी सर। पॉलिटिकल साइंस कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ लिया? सर कॉलेज में मैंने कुछ ऑप्शनल इलेक्टिव लिया था, तो धीरे धीरे इलेक्टिव्स में रुचि, अलग अलग काफ़ी इलेक्टिव्स लिए थे, पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा रुचि आई, तो फिर आगे सर इसकी थोड़ी बहुत तैयारी की। अच्छा, जो आपका स्ट्रक्चर है आरसीसी का, जी सर। वो इलास्टिक है कि इलास्टिक है? सर इन इलास्टिक होता है, क्योंकि जब फोर्स पड़ता है उस पर कुछ हद तक वो इलास्टिक रहता है, लेकिन एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, उसके बाद वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाता है, तो हम उसे इसलिए इन इलास्टिक ही मानते हैं। जैसे पुल बनाया गया है उस पर आरसीसी डलैया है ना, तो वो इलास्टिक है कि इन इलास्टिक होता है सर? अब तो कन्फ्यूजन बोल रहे हैं। नहीं सर, इन इलास्टिक, अगर हम जब कंस्ट्रक्शन, वैसे ही जब ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत हद तक इन इलास्टिक मानकर ही करते हैं। तो इलास्टिक होता है जी सर सॉरी सर, तो शायद मेरी जैसे जानकारी गंगा ना में हो। जो पहले पुल था जी गांधी सेतु, जो टूट गया था, अब तो नया बना हुआ है। जी सर। तो जब गाड़ी हम लोग जाती थी, फंस जाती थी, तो ऊपर नीचे बिल्कुल वाइब्रेट करता था, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक, जी सर। है ना। अगर इनर इलास्टिक होता तो टूट जाता कभी कहीं। जी सर, इसीलिए मैंने कहा कि जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं ब्रिजेस का, तो उसका आरसीसी इलास्टिक होता है प्रॉपर्टी, जी सर। इलास्टिक प्रॉपर्टी उसका। सॉरी सर, तो शायद जानकारी मेरी अभाव हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नहीं जान के हैं। अच्छा जी सर। जब ऊपर कवर नहीं रहता है तो वो टेरेस हो गया, और कवर हो गया तो बालकनी हो गया। जी सर। कैसी जगह पर कितने तरह के स्ट्रेंथ होते हैं किसमें, आरसीसी में या कंक्रीट में, कितने तरह के स्ट्रेंथ होते हैं? सर हम लोग जितनी वेट कैपेसिटी होती है उस कंक्रीट मिक्सचर की, उसके अकॉर्डिंग M30 M35 इस तरह से नहीं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के टाइप के कितने तरह के स्ट्रेंथ हुए? जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ एक हुआ ना। जी सर। और क्या क्या स्ट्रेंथ होते हैं? सॉरी ये सर। पूछ सकते हैं क्योंकि आजकल तो सब्जेक्ट कम है, जी सर। जो आप ग्रेजुएशन में ऐसे पूछा जा सकता है, जी सर। जाना चाहिए। और पॉलिटिकल साइंस रखे हुए हैं। जी सर। पॉलिटिकल साइंस में कोई बताइए तो, किसी अच्छे पॉलिटिशियन का थॉट कोई बताइए। सर क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल किसी अच्छे पॉलिटिकल थॉट सर। ऑथर का कोई थॉट बताइए, नाम लेके उसका। सर सोक्रेटिस का एक बहुत फेमस अच्छा कोट है, बताइए क्या। आई क्या नो thought आई था? नो नथिंग, हैं? आई नो दैट आई नो नथिंग। ना कोई इंपॉर्टेंट थॉट, कोई भी नाम कुछ का पॉलिटिकल फिलोसफी सर तब ना। अच्छा जैसे सोक्रेटिस का ही सर ये बताया मैंने कि उनका ऐसा ये थॉट का बेसिक प्रीमाइस ये था कि इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा वाइज है। जितना हमारा नॉलेज है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप तो जनरल फिलोसफी बता रहे हैं, जी सर। पॉलिटिकल थॉट नहीं हुआ। पॉलिटिकल थॉट का क्या मतलब हुआ? पॉलिटिक्स से हम क्या समझ रहे हैं? किसी आदमी को कैसा रहना चाहिए, ये पॉलिटिकल नहीं ना हुआ, जी सर। है ना। पॉलिटिकल थॉट किसको आप कहिएगा? मैं पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल साइंस? सर व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? सर जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उनकी स्टडी को
पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, जो स्टेट और स्टेट से जुड़े हुए जो भी अंग हैं, जो स्टेट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट, इनसे जुड़ी इनकी स्टडी को सर हम पॉलिटिकल साइंस। हाँ, तो वो आना चाहिए ना। जी सर। अब कोई आदमी कैसे बोले, कैसे रहे, ये तो पॉलिटिकल साइंस में है ना यार। नहीं सर। तो इसका कोई थॉट बताइए ठीक से, या कितने तरह का गवर्नमेंट ही है, ये बताइए। सर गवर्नमेंट या चलिए डेमोक्रेसी बता दीजिए, चलिए व्हाट इज डेमोक्रेसी। सर डेमोक्रेसी में तो एक बहुत ही फेमस कोट है सर, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो वैसी सरकार जहाँ पे जो लोग हैं सरकार को चुनते हैं, सरकार को चलाते हैं, और सरकार के लिए और लोगों के लिए वो सरकार काम करती है सर, वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हम कौन मालिक है? सर जनता, आम जनता मालिक है। जनता मालिक है जी। तभी आपका जो सिस्टम है, जैसे इंडिया में ले लीजिए या कहीं ले लीजिए, कोई ऐसा एविडेंस दीजिए जिससे मालूम पड़े कि जनता मालिक है सर, तब ना डेमोक्रेसी होगा। कोई एविडेंस दीजिए तो जिससे मालूम पड़े कि जनता मालिक है। सर अगर बहुत रिसेंट एग्जांपल देखें तो जो फार्म लॉज थे सर, जो फार्म लॉज सरकार ने पास किए थे, एक हद तक जनता का दबाव था, जिसके बाद उन फार्म लॉज को वापस ले लिया गया। अगर जनप्रतिनिधियों का चुनाव न करे तो सरकार हट जाएगी ना। अगर किसी पार्टी को, सरकार को, उसके विधायक और एमपीज को न चुने जनता, तो सरकार गिर जाएगी कि नहीं गिरेगी, या सरकार उस पार्टी की नहीं बनेगी। यही तो जनता का पावर है, वोट पावर, राइट टू वोट। जी सर। वोट ना दे करके, वोट देना जनता का अधिकार है, जिससे वो सरकार बनाती है। वोट नहीं देगी, सरकार गिर जाएगी या सरकार हट जाएगी, दूसरी पार्टी की सरकार। यही जनता के हाथ में पावर है, क्या नहीं? जी है। राइट टू वोट इज द अल्टीमेट पावर। सर प्लीज। देखिए, चलिए आप एक बात बताइए, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या फर्क है? सर जब पॉलिटिकल साइंस एज अ विषय या पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात की जाए, सबसे पहले तो फिलॉसफी की बात की जाए तो फिलॉसफी का इमर्जेंस हुआ था सोक्रेटिस के नाम पे ही। उसके बाद उस फिलॉसफी को, सोक्रेटिस के पहले भी फिलॉसफी थी, ऐसा तो नहीं है सोक्रेटिस के आने से ही इमर्जेंस ऑफ फिलॉसफी, वैसा नहीं। सर फिलॉसफी का एक बहुत कोर जो इशू है वो है सच्चाई की ओर जाना। तो सभी साइंस का उद्देश्य है कि सच्चाई की खोज करेगा। सब लोग साइंस, सब कोई साइंस सच्चाई ही खोजता है। जी सर। कोई भी डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज होगा तो सच्चाई की खोजेगा, फैक्ट्स को खोजेगा, कि नहीं खोजेगा? जी सर। हाँ बताएं। तो फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस में फर्क क्या है? डिफाइनिंग फीचर, व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी? डिस्टिंग्विशिंग फीचर यू प्लीज। एम्पेरिकल जो फिलॉसफी में जब एम्पेरिसिज्म आ जाता है तो वो साइंस बन जाता है। जब हम किसी स्ट्रक्चर को, किसी फिलॉसफी चीज़ें ढूंढती थी, जवाब ढूंढती थी, लेकिन उस जवाब को जब हम प्रूव कर पाते हैं तो वो साइंस बन जाती है। तो वहीं से सर डिफरेंस। और फिलॉसफी में क्या होता है? फिलॉसफी में हम ऐसे जवाब ढूंढते हैं, वो हमें ये नहीं पता होता है वो जवाब सच है या गलत है, उसके कोई फैक्ट्स नहीं होते हैं उसको बैक करने के लिए। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस एक फैक्ट पे आ जाता है, और किसी भी ओपिनियन को बैक करने के लिए एक फैक्ट होता है, और तब वो साइंस कहलाता है। तो पॉलिटिकल साइंस का भी सर इमर्जेंस, जब फिलॉसफी को बैक करने के लिए हम कुछ साइंस लाते हैं तो वो पॉलिटिकल साइंस का इमर्जेंस होता है। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल साइंटिस्ट में क्या फर्क है? सर पॉलिटिशियंस का उद्देश्य होता है पावर कैप्चर करना, और पॉलिटिकल साइंटिस्ट का उद्देश्य होता है पावर कैप्चर की स्टडी करना, उस पॉलिटिक्स की स्टडी करना। आपने कौटिल्य का नाम सुना है? जी सर। उसका हाई डेंसिटी। जी, हाई डेंसिटी, हाई एनर्जी रहती है वहाँ। ठीक। ये बताइए, सरकार, मैं बिहार पर जरा आता हूँ। बिहार सरकार ने यहाँ पर शराबबंदी लागू कर दी, जी है ना, ताकि शराब का सेवन लोग नहीं करेंगे। जी सर। नीतियाँ बनाई गई, वेलफेयर स्टेट में, सही। आप इसको किस रूप में देखते हैं? सर इसमें एक तरह इसके पक्ष और विपक्ष दोनों है। अगर पक्ष की बात की जाए तो सरकार का उद्देश्य था कि जो सामाजिक व्यवस्था शराब की वजह से बिगड़ रही है, गरीबों में भी हमने देखा कि जो एक तो बिहार की इनकम कम है, पर कैपिटा इनकम, उसमें भी लोगों की जो कमाई होती है उसका एक हिस्सा, काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा चला जाता था सर ये इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक में। तो ऐसी परिस्थिति में महिलाएं पीछे रह जाती थी,
और एक महिलाओं का की सोच थी कि इनके जो घर का की जो इनकम है वो ऐसे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स पे नहीं जाए, ये एक प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये भी था कि हम नोटिस नहीं कर पा रहे लेकिन पूरे देश में या पूरे विश्व में अल्कोहलिज्म बढ़ता जा रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हमारे कहते हैं सर, आर्टिकल 48 पूरा देश लागू क्यों नहीं कर देता? सर मैं उस पर भी आता हूँ। तो ये सर इसकी जो बेसिक बैकग्राउंड था ये था, लेकिन इसके वजह से सरकार को इकोनॉमिक रेवेन्यू का बहुत नुकसान हो रहा है। देश में भी इसलिए बैन नहीं कर पा रहे हैं हम क्योंकि शराब एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक रेवेन्यू का सोर्स है गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट का प्राइम उद्देश्य होता है कि वो टैक्सेस के माध्यम से पैसे कलेक्ट करे और उसको वेलफेयर मेजर्स पे खर्च करे। अगर देश में शराबबंदी लागू होती है तो देश का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स रेवेन्यू का बाहर चला जाएगा। उसी तरह सर बिहार में भी हम ऐसा देख रहे हैं कि बिहार की टैक्स रेवेन्यू, ना केवल टैक्स रेवेन्यू बट जो इकोनॉमिक रेवेन्यू है, जो बिहार का पोटेंशियल है टूरिज्म का, वो हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शराबबंदी काफ़ी स्ट्रांग है और बाहर के लोगों को भी यहाँ मदिरा सेवन का कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए सर। तो आपको क्या क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? शराबबंदी होनी चाहिए कि कुछ पार्शियल उसमें ढील दी जानी चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या सही स्टेप? आप योर्स ओपिनियन। सर ऐसा मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी ढील इसमें होनी चाहिए, इसीलिए क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो शराब को कुछ ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग वो नहीं समझते, उनका एक कल्चर का हिस्सा है एक शराब, और ऐसी परिस्थिति में वो लोग बिहार आना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट पाबंदियाँ हैं। तब तो कल आप ये भी कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आप सेक्स टूरिज्म को भी बढ़ावा दीजिए यहाँ पर, जैसे अदर थाईलैंड वगैरह में चल रहा है, मलेशिया उधर सब, तब तो आप कहेंगे वहाँ भी थोड़ा ढील दे दीजिए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मर्यादा के विपरीत हो जाता है। तो शराब पीना मर्यादा के विपरीत नहीं है? हमारे यहाँ बौद्ध का देश है, भगवान बुद्ध और महावीर का है जी, तो कह सकते हैं ना? कह सकते हैं सर, लेकिन शराब एक तरह से वैसी मर्यादा को उल्लंघन नहीं है जैसा जब हम सेक्स टूरिज्म चल अच्छा है, चल थैंक यू, मैं समझ गया। आपने हॉबी लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग। जी सर। एक्सप्लोरिंग बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम्स, हैव यू एक्सप्लोर्ड समथिंग न्यू? जी सर रिसेंटली आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सबसे रीसेंट जो न्यूज़ है वो है कि आरबीआई यूपीआई के माध्यम से बैंकों को कह रही है कि क्रेडिट लाइन दिया जाए। तो जो पहले के ज़माने में हम लोन लेने के लिए बैंक जाते थे, आज बैंक हमें खुद यूपीआई ऐप्स में अपनी ओर से लोन दे रहा है अगर हमारा क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा है तो। सबसे रीसेंटली एक चीज़ बताइए कि ये जो पेमेंट सिस्टम है, बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम, एक्चुअली हाउ कैन यू डिफाइन इट? सर ये एक माध्यम है जिसके तहत पैसा हमारी जेब से दूसरी जेब में जाता है, माध्यम हो गया, बैंक एक माध्यम हो गया, ये दो रहते हैं, और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ये माध्यम है पैसा एक जेब से दूसरी जेब जाने का। अगर इसको तो कितने तरह का सिस्टम है पेमेंट का? माफ करिएगा सर, मैं समझा नहीं है। मतलब अगर जो है बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम को, आज तो डिफरेंट पोर्टल आ गया, यूपीआई है, ये है, वो है, मोबाइल वैलेट है, तो इसको अगर ग्रॉस में देखा जाए तो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पेमेंट इज एट प्रेजेंट अवेलेबल बाय द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई? सर कई है, मैं आप बताइए, कुछ तो बताइए। आरटीजीएस एक हो गया माध्यम, आरटीजीएस एंड एनईएफटी, ये तो ऑफलाइन पेमेंट है। जी सर। एक आईएमपीएस भी ऑफलाइन ही एक तरह से बोल सकते हैं। फिर ऑनलाइन में सर यूपीआई है, उसके अलावा जो कार्ड्स हैं वो कार्ड्स का एक अलग नेटवर्क होता है। फिर सर पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जिसे हम वॉलेट्स बोलते हैं, वो असल में उन्हें यूएसएसडी क्या है? यूएसएसडी क्या है सर? मैं फुल फॉर्म तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक माध्यम है जिसकी तरह से हम जो फीचर्स फ़ोन होते हैं उनसे यूपीआई कर सकते हैं। *99# दबाकर हम उनसे इसको क्यों लाया गया यूएसएसडी को? सर जब ये यूएसएसडी आया था, आज से कुछ वर्षों पूर्व ही आया था, उस वक्त जो स्मार्टफोन से इस तरह से बाज़ार में नहीं आए थे जैसे आज है, तो उस वक्त इसका उद्देश्य था कि जो फीचर्स फ़ोन जो गरीब लोगों के पास है उसके माध्यम से ये दिन में प्रतिदिन 5,000 रुपये तक, या माफ़ करिएगा सर, महीने में 5,000 रुपये तक का ये पेमेंट कर सकें उन फीचर्स फ़ोन के माध्यम से। मतलब गरीब तबके के लिए इसको लाया गया जी। नटसेल रिप्लाई यही होना चाहिए कि ये समाज के
शोषित और गरीब वर्ग के लोगों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है उनके लिए यूएसएसडी फीचर लाया गया। देन देयर आफ्टर मोबाइल बैंकिंग। व्हाट इज मोबाइल बैंकिंग? सर मोबाइल बैंकिंग एक माध्यम है जिससे हम अपने बैंक के जो लगभग सारे काम हैं वो घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से कर पाए। अच्छा, तो ई वॉलेट क्या है? सर ई वॉलेट एक तरह का प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। इसे आरबीआई बैंक से अलग क्लासीफाई करती है। इसके कुछ अलग लिमिट्स हैं, जिसमें केवाईसी अगर नहीं की गई तो इसकी 10,000 रुपये की लिमिट होती है मंथली। केवाईसी के बाद इसकी लिमिट बढ़ के 1,00,000 रुपये हो जाती है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि बैंक के डायरेक्टली बैंक से नहीं जुड़ सकते। जैसे अगर हमारे देश में कोई बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए आसान है कि एक वॉलेट बना लें और उससे वो पेमेंट कर सकें, छोटी मोटी पेमेंट्स। यूपीआई का फुल फॉर्म बताइए। सर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको जो है सो हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से? सर आरबीआई ने यूपीआई को मेरे ख्याल से 2016 में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद से डिमोनेटाइजेशन के बाद इसके यूजेस बढ़ गए क्योंकि कैश का प्रचलन घटा है और अब बैंकों से डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि कार्ड्स के तुलना में इसकी फ़ायदा ये है कि इसका जो एमडीआर जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगता है वो सरकार अपनी ओर से उस पर सब्सिडी देती है। तो इस वजह से जो पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले हैं उन्हें भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है और पेमेंट करने वालों को सुविधा भी होती है। तो एक चीज़ मैंने सुना था, वो मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। POS, द वर्ड पॉइंट ऑफ सेल, व्हाट डज इट मीन? सर POS एक मशीन को डिफाइन करता है जो मर्चेंट के पास होती है, जिसके माध्यम से हम कार्ड पेमेंट करते हैं। मतलब वो जो हम लोग कार्ड को स्वैप करते हैं उससे पेमेंट को पॉइंट ऑफ सेल करते हैं। जी, वेरी गुड, गुड रिप्लाई। एक बात बता दीजिए हम सर, मुझे कुछ पूछ। एनपीआई क्या है? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेरे ख्याल से ये ऑक्सफैम की इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है वो ऑक्सफैम द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स को लेते हैं। कौन कौन सा? सर एक तो पर कैपिटा इनकम हो ही गई, उसके अलावा जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जैसे हेल्थ बड़ा इंडिकेटर। हेल्थ, जी सर मैं वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। महिलाओं से रिलेटेड MMR मटर्निटी मोर्टेलिटी रेट है, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसे भी हम इसमें कंसिडर करते हैं। और इसके अच्छा, इसके तहत जो है बिहार का क्या पोजीशन है, आप ये बता दें। सॉरी, 12 इंडिकेटर्स उसमें लगाए गए हैं, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। जी सर। और इसमें बिहार का जो डेवलपमेंट जो है, ये कितने लोग एग्जिट किए पॉवर्टी से ऊपर आए, ये जानने की कोशिश होती है। तो बिहार का क्या स्टेटस है उसमें? सॉरी सर, इसकी पूरे देश का 13.4 करोड़ लोग जो है पिछले 5 साल में पॉवर्टी लाइन से, मतलब गरीबी रेखा से बाहर निकल गए, गरीब नहीं रहे। अब बिहार में 2.2 करोड़ करीब लोग जो है बिहार में भी बाहर निकल गए सरकार की योजनाओं के कारण। तो एक बार इसको आप जरूर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वैसे बहुत अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू सर। ये आपने अभी देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट में BNS करके एक अमेंडमेंट है जो कि लोकसभा से पारित हो गई है। प्रेसिडेंट का कल अप्रूवल मिल गया। इसके बारे में कुछ जानकारी है? जी सर। सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ये एक जो ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट करते थे भारत में, IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको सर चेंज करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय तो टेक्निकली बहुत साउंड है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जो है सो थोड़ा सा समझाइए, क्या क्या चेंजेस सरकार ने लाया? इसमें मूल चेंज जो है सर वो डिजिटाइजेशन में, जो रिकॉर्ड्स रहेंगे उनके डिजिटाइजेशन को आया। पुरानी जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें डिजिटाइजेशन का स्कोप नहीं था। अब हम जो एविडेंसेस है उनको कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे और जो फॉरेंसिक्स हैं उसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। ऐसे कुछ प्रावधान लगे। तो इससे साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में बेनिफिट मिलेगा, डू यू थिंक सो?
जी ज़रूर मिलना चाहिए सर। नहीं, आप जो है सो चूंकि बैंकिंग सिस्टम को इतना अच्छा से जानते हैं और साइबर क्राइम टोटल का टोटल जो है सो इसी बैंकिंग सिस्टम का नाजायज फायदा उठा के लोग कर रहे हैं और पब्लिक को बेफुल करके कर रहे हैं। तो इससे ये देखिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट में परिवर्तन लाने पे साइबर क्राइम को कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग। जी सर। सर जैसा मैंने बताया कि डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड होगा, तो जो पेमेंट नेटवर्क पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी जो मॉनिटरिंग होती है या उनका एक नेटवर्क चेन बनता है, एक हिस्ट्री प्रोफाइल बनती है। उस हिस्ट्री प्रोफाइल को पुलिस अपने जो डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड है उसके माध्यम से आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगी बैंकों से, और सोर्स ऑफ फंड वो पैसे निकल कहाँ से रहे और जा कहाँ से रहे इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जितने भी ट्रांजैक्शंस जिस फ्रॉडकर्ता ने जो फ्रॉड किया है उससे लिंक्ड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस पर और उन सभी बैंक अकाउंट्स पे हम तत्काल एक पाबंदी लगा सकते हैं, एक डेबिट फीस लगा सकते हैं, और जो भी अमाउंट किसी भी व्यक्ति का लॉस होता है उसको आसानी से हम रिकवर 24 घंटे में रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, आप बिहार से बिलोंग करते हैं? जी सर। मैं किस डिस्ट्रिक्ट से करते हैं? मूलतः सर मेरे परिवार सहरसा जिले से आता है। अच्छा, लेकिन मैं 2008 से पटना में रह रहा हूँ। चलिए, तब तो दो जगह से आप बिलोंग करते हैं। सहरसा में गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रियल स्कीम दिया था रिगार्डिंग सिल्क, डू यू नो? सर मुझे भागलपुर का तो पता है, वहाँ भागलपुर के सिल्क नहीं, आपके एरिया में एक जगह है सिमरी बख्तियारपुर, आई थिंक सो। जी सर। तो सिमरी बख्तियारपुर के सराउंडिंग्स में मलबरी का प्लांटेशन बहुत तेजी से किया गया है, ये होप करते हुए कि साहब मेरे यहाँ जब लोकल मलबरीज का प्रोडक्शन होगा तो हम सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकेंगे। सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सिल्क पोर्शन देख लीजिएगा, ये मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम सहरसा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सहरसा मेरे चार्ज में भी कभी रहा है। सर सिमरी बख्तियारपुर असल में मेरा गांव सिमरी बख्तियारपुर के पास, ये थाना हमारा सिमरी बख्तियारपुर है। तब तो आपको और जानना ही चाहिए। आप नहीं होता है तो अपने लोगों से भी राय लीजिएगा। कुछ विलेजेस सेलेक्ट किया गया जहाँ की मलबरी का प्लांटेशन किया गया व्हेन शाहनवाज हुसैन वाज द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है ना एक बनाती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रैंकिंग करती है। इसमें टॉप रैंकिंग में कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, आप बता सकते हैं? थोड़ा सा एकदम हल्का सा क्वेश्चन। नहीं सर। अरे छोड़ो यार इसको, जो है सो ऐसे देखो कि बिहार में जो है सो टॉप रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज में कौन सा है, बस वही सवाल। इसको बताओ सर। मैं गेस ले सकता हूँ? यस प्लीज गेस करो। सर जो फेमस इंडस्ट्रीज है कुछ मधेपुरा में भी है, कुछ किशनगंज में भी है, नई इंडस्ट्रीज। तुम्हारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में जो है सो एक बेगूसराय है, जहाँ की सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। बरौनी ऑयल कारण देखिए, फर्टिलाइजर का यूनिट है और भी सारे यूनिट्स आए हैं वहाँ। वैसे उस रैंकिंग में ना सिवान को फर्स्ट किया गया था, अभी जो है सो सिवान को दिया गया। ये सब देख लीजिए, बाकी से क्या सर हो कुछ। ठीक है, और बिहार पे जरा सा अप टू डेट हो जाइएगा। हम जानबूझ के आपसे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन बिहार पे अप टू डेट हो जाइएगा, थोड़ा देर में आइए। ठीक, थैंक यू सर। बैठो। थैंक यू सर। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, है ना। जी सर। ये बड़ा मतलब ब्लंडर हो गया आपका कि जो ढलैया होता है वो इलास्टिक होता है, वो इलास्टिक होता है। सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा सा मेरा वीक साइड सर रहा है कॉलेज में। इतना अच्छा नंबर लाने पर बहुत कॉमन चीज है, ये सब लोग जानता है। और वो सारा नंबर जो मेरा जो इलेक्टिव लेता था मैं ह्यूमैनिटीज वाला, कोई फॉर्मूला नहीं पूछ रहे थे जी सर, मुझसे पूछ ठीक है, वो इलास्टिक होता है ना। हाँ नीरज। और सस्टेन्ड लोड जो पड़ता है, हेलो, एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हेलो, कहते हैं क्रीप, सुना है? क्रीप सर, हाँ उसमें सुना है तो बोलना चाहिए। दरारें आने लगती हैं। तब कब बोलने नहीं बोले तो कैसे होगा सर? मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था गेस करके। सर्टेन लेवल जब पड़ता है, लोड पड़ता है उसमें, तो ये क्रीप प्रॉपर्टी है। जैसा कि जो जानते हैं कि आपको यही तो बोर्ड में आपको मौका दिया कि आप थोड़ा आगे बढ़िए।
तो आप इसे लूज करके सब मौका जो है अपॉर्चुनिटी आपको बोर्ड ने मौका फिर दिया। आपको कितना अच्छा मौका हमने दिया था कि आप कोई पॉलिटिकल थिंकर का बढ़िया प्रोफेसर बताइए, तो पूरा आपको खुला छूट था कि आप कोई अच्छा से अच्छा बोल सकते थे, तो उसको आपने मौका गंवा दिया। कुछ नहीं मिले, गांधी जी बोल दीजिए। गांधी जी सर, बोले आप अचानक से अच्छा मार्क्स पर बोल सकते थे, सर क्योंकि अभी मार्क्स को सब जानते हैं जी मार्क्स सर, जी सर, अचानक सर एकदम ब्लैंक, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस अभी ना क्या फर्क है, जब इंटरव्यू तो क्या है, ब्लैंक हो गया था सर। इतना जो ओपन क्वेश्चन है उसका फायदा उठाइए। ओपन क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछा जाता है, इससे पूछा जाता है। हमने कहा कि किसी पॉलिटिकल फिलोसफर का थिंकर का कोई फिलोसफी बताइए, तो बहुत कॉमन है मार्क्स सब लोग नाम जानते हैं। मार्क्स के बारे में अगर बढ़िया से बता दीजिएगा तो बहुत बड़ा ब्रिज हो जाएगा, खुश हो जाएगा। मार्क्स पे ही रोटेट कर देते नहीं बोर्ड। बोलो गांधी के बारे में चलिए बता दीजिए। गांधी उतना पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं आता है हालांकि। जी सर, स्टेटमेंट सर किसी का मुझे अचानक से ध्यान में आ ही नहीं रहा था, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें स्टेटमेंट ही दे करके कन्विंस करें, लेकिन थॉट्स जो दिया है वो थॉट्स अगर ब्रेन में है यू कैन एलाबरेट। जी सर, तो इसके अलावा कुछ प्रकार में तब ना ऐसा अभी पॉलिटिकल जब फिलोसफी है वो मार्क्स के बारे में नहीं जानेगा तो फिर उसका बेकार होगा पढ़ना, है ना। इसलिए देखिए आपको हमने ओपन क्वेश्चन दिया है कि आप उस पर बहुत बढ़िया से बिल्डअप कर सकते थे, और सब मौका आपने गंवा दिया। ठीक है, चलो सिर्फ आपका एक ही पोर्शन बहुत अच्छा था, वो था आपका हॉबी, लेकिन दूसरा जो उसमें चॉइस डाल दिए हो बैडमिंटन, आइदर से कि हम साहब यही करते हैं, दो सही है। ऑप्शन कभी नहीं देना। एक ही काफी है। हॉबी का मतलब है एक हॉबी देना जिसमें हम टाइम पास करते हैं। जी सर, सर मैं ऐसा तो टाइम पास ये बैंकिंग कार्ड इसमें करता ही हूँ, लेकिन इसके अलावा मैंने नहीं तो तुम ई गेम्स लिखा था सर। और एक इसमें बड़ा नंगा क्वेश्चन भी है जो मैं बता रहा हूं कि इतना समय अगर तुम्हारे पास एक्सप्लोर करने का है तो आर यू हैकर? नहीं नहीं सर, मैं तो नहीं मैं कह रहा हूं जी तो हैक, या तो हैकर का कहने का कोई हंसने वाला बात नहीं है। हैकर का मतलब निगेटिव हैकर नहीं होता है, इथिकल हैकर भी होता है। हमारा बेटा तो इथिकल हैकर है, जी सर, और उसको वर्ल्ड की अच्छी अच्छी कंपनियां उसके चलते, उसके इस गुण के चलते बुलाती है, वो हैक करता है, तो ये कोई खराब चीज नहीं है। तो आप उसको जो है सो उस तरह से आप लेकर के चलो। तो ये सब क्वेश्चन के लिए तैयारी करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तैयारी करना है, ये सब सारा चीज मशीन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज को गौर से देखना है। ये सब देख करके सडन क्वेश्चन रेज होगा। सेकंड चीज, पुलिस सर्विस के लिए आप जा रहे हो तो थोड़ा सा पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप तैयार करना। स्मार्ट पुलिसिंग क्या होता है, मोरल पुलिसिंग क्या होता है, पूछ देगा तो मालूम होगा कि तुम पुलिस का रोल डिफाइन कर रहे हो, तो मोरल पुलिसिंग को थोड़ा सा देख लेना, स्मार्ट पुलिसिंग को देख लेना। आप इस तरह से करो। और रह गया पर्सनालिटी वाइज, तो जब तुम रूम में घुसते हो, अच्छा किए कि गुड मॉर्निंग बोले, जाने के समय भी एक अभिवादन होना चाहिए। जी सर, थैंक यू बोल करके जब उठते हो तो चलने के वक्त जो है सो कुछ नहीं समझ में आता है तो हाथ जोड़ के नमस्ते करो और स्ट्रेट वे रिटर्न करो। ठीक है। लाख क्वेश्चन में जवाब नहीं दिए हो, लेकिन जाने के वक्त तुम्हारे शरीर से उस क्वेश्चन का असर नहीं होना चाहिए, नहीं झलकना चाहिए। वो कोशिश ये करना है कि हम प्रॉपरली रूम से निकल जाएं। रूम से निकलने के बाद तुम आह करो, ऊ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूम से तुम प्रॉपरली निकलोगे। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान दो। और अभी तुम्हारा जो है सो जनरल अफेयर्स भी जो है हम नहीं छेड़े, जानबूझ करके नहीं छेड़े। हमको लगा कि तुम्हारा नर्वसनेस का लेवल जो है सो बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा इसको ओवर पावर करो। सिविल इंजीनियर हो, 6 साल हो गया, बिट्स पिलानी के स्टूडेंट हो, तो क्या घबराहट है? खोने के लिए क्या है? नहीं होगा कॉन्ट्रैक्टरी करेंगे, साला जॉब नहीं मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्टर लाइन में उतर जाएंगे, रियल एस्टेट में उतर जाएंगे। इतना सोचने का क्या है? इतना आपको फाइनेंस का ज्ञान है, डिसिप्लिन का, बड़ी बात। सर बहुत फैक्चुअल आ गए थे सिविल इंजीनियरिंग पे। सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी हद तक मेरा गोल रहा सर कॉलेज में, तो मैं कोशिश तो कर रहे हैं सर इधर अभी कि कुछ कुछ बेसिक भरे, लेकिन अभी सर बिट्स पिलानी में तो तुमको डिस्टिंक्शन नहीं दिया होगा 6.76 नहीं नहीं सर, नहीं मिला।
नहीं ना दिया। सिविल में तो और मेरा खराब मार्क्स था सर, जो इलेक्टिव सर सारा ह्यूमैनिटीज का इलेक्टिव लेते थे चेक करने के लिए। ऑल इंडिया ऐसे पर हम लोग नहीं पूछे आपको क्वेश्चन, वो भी बनता था। हाँ सर, वो इंटरनेशनल रिलेशन में सर वो मिला था, यूएस एम्बेसी ऑर्गेनाइज कराई थी, तो उसमें मिला था। ठीक है, लेकिन एक बार इन चीजों पर ध्यान देना, जो भी जैसे टाटा क्रूसिबल क्यूज है तो उसके बारे में ऐसा नहीं कि भूल गए हो, अर्ली एज में निकाले हो, तो उसके बारे में ध्यान देना। फाइनलिस्ट हो इसका मतलब है पूछ देगा कि विनर रहे या रनर रहे। सर वो हो ही नहीं पाया, वो 2020 में, उसके बाद ठीक 4 दिन बाद लॉकडाउन लगा था सर। अच्छा, तो ये चीज जो है सो आंसर सोच के रखना, ये सब चीज को कर लो, करके देखो, अगर मौका लगता है तो एक राउंड और आओ, फिर और क्वेश्चंस तैयार करेंगे। उस दिन हम लोग सिविल इंजीनियरिंग नहीं पूछेंगे, लेकिन पढ़ के आना है। उस दिन सोशल इश्यूज होगा आपसे चर्चा, उस पर हम लोग आज बात नहीं किए। और सिविल इंजीनियरिंग भी पूछे, क्योंकि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पढ़ने की, लेकिन सब्जेक्ट इतना वास्ट है। अपने प्रोफेसर से भी कॉल करके मैं मांगा हूँ कि सर पीडीएफ से भेज दीजिए थोड़ा पढ़ने के लिए। अरे यार, सिंपल डिफिनीशन सब पढ़ो, समझे, सिंप्लिसिटी के साथ उसको डिफाइन करो। दिस शुड बी द ट्रेंड। सिंप्लिसिटी के साथ जितना नायब वे में जो है, जिसको कहते हैं नोविस हैंडलिंग, नोविस वे में भी डिफाइन अगर सही कर दिए ना, तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क फर्दर क्वेश्चन। जो होता है टेंसाइल डिस्कस होता है, एक शियर स्ट्रेंथ नहीं देखो, तो आपका पढ़ हम पढ़े थे क्या? नहीं सर, बहुत बेसिक चीज है, इसे हम से पढ़ के आए हैं क्या? हम लोग कोई पढ़ के नहीं आते हैं। टेंसाइल हम तो कुछ जानते भी लॉन्ग नहीं। हो गया, शियर हॉरिजॉन्टल। आप मान लिया कि बहुत दिन पहले पढ़े हैं, तो हम कब पढ़े थे? हम तो अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे यूपीआई पे। सही बात। मेरा तो सच बात है कि हमको इंटरेस्ट ही नहीं। हमको आज भी कहोगे गूगल पे करने, तो मैं नहीं करूंगा, मुझे डर लगता है। पूछो तो क्यों? क्रीप बताइए, हम क्यों जानेंगे? हम मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। क्रीप, व्हाई शुड आई नो क्रीप? जब आप नहीं जानिएगा। कॉमन फेनोमेना है सर क्रीप। ठीक है, चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और कोशिश कीजिए कि एक राउंड और अपीयर हो। एक राउंड आप अपीयर होइए, हम लोग आपको सर 14 को है सर। हाँ तो ठीक है, अभी टाइम है, 2-4 दिन आप देख लो सारा फैक्टर्स को, और एकदम बोल्डली एक बार अपीयर हो। उस दिन हम तुम्हारे लिए जो है सो ये करेंगे, प्रयास करेंगे कि तुमको जो है सो बिहार पे घुमाएं, इंडिया पे घुमाएं, जहां जहां हो सकता है बिग पॉइंट्स जो बीपीएससी में क्वेश्चंस जहां से इवॉल्व होता है, उस दिन जो है सो हम लोग आपसे बात करेंगे। आप सुकरात के बारे में बोले हैं, तो आपको मंडन मिश्र से भी क्वेश्चन पूछेंगे आप। हाँ सर, पापा बताएं कि महिषी से थे मंडन मिश्र। वो सारा एस्पेक्ट अभी हमने नहीं पूछा, आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके बिहार का, उसका सोशियो कल्चरल जो है, हिस्ट्री हमारा जो है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, उस पर हम लोग बात नहीं की। बिहार सरकार की जो नीतियां चल रही हैं उस पर बात नहीं हुई है, लेकिन होगी, उसको भी आप देख जरूर लीजिए। ठीक है सर, और बैडमिंटन हटा देना है सर ऐसे में। जो दोनों में से जिस पे तुमको कमांड है वही रखो, एक हॉबी रखो। हॉबी एक ही सही है। एक्चुअली क्या है ना कि इससे जो है ना, 2 हॉबी रहने से क्या होता है ना कि तुम्हारा एक चीज झलकता है कि तुम्हारे पास समय इन्हीं चीजों के लिए है, जो बेसिक्स है उस पे तुम बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो। तो एक ही चीज को रखो कि साहब यदा कदा मैं यूपीआई सिस्टम को एक्सप्लोर करते रहता हूँ या ऑनलाइन सिस्टम को एक्सप्लोर करता हूँ, नए चीज आता है तो मैं सीखने में उत्सुक रहता हूँ। ठीक है जी सर, ओके, प्रणाम, थैंक यू सर।